जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। सबसे पहले यूपी पीसीएस एग्जाम को लेके भी एक बड़े बदलाव की सूचना आ रही है, उस पर अपडेट लेंगे। इसके अलावा यूपी पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से जो एक एग्जाम अब कंडक्ट होगा उसको भी लेके एक बड़ा बदलाव हुआ है, उस पर भी अपडेट लेंगे। इसके अलावा यूपी SSC लेखपाल 7000 पोस्ट को लेके बड़ी न्यूज आ रही है। क्या उसकी पेट कट ऑफ होगी, क्या वेटिंग लिस्ट आने वाली है, सब पर अपडेट लेंगे। इसके अलावा मुख्य सेविका कोर्ट केस में अपडेट लेंगे कि कैसे हट सकता है स्टे, क्या करने पर हटेगा स्टे, उस पर बात करेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी पीसीएस एग्जाम को लेके। देखिए, अभी यूपी पीएससी ने एक एग्जाम के लिए डिसाइड किया था कि ये एग्जामिनेशन टोटल 2 दिन 4 शिफ्ट में कंडक्ट कराया जाएगा। वो था आपका आरओ का एग्जाम। अब यूपी पीएससी के लिए प्रॉब्लम ये हो गई है कि जो पीसीएस का एग्जाम आपका कंडक्ट होने वाला है उसके लिए उसको एग्जाम सेंटर ही नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, एक साथ सारे बच्चों को बैठाकर कंडक्ट करा सके इतने एग्जाम सेंटर भी आयोग के पास एक ऐसे स्टेट, बड़े स्टेट, पॉपुलेटेड स्टेट में नहीं है कि जहां पे एकदम अच्छी फैसिलिटी के साथ आप एक एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं। ये वाली स्थिति है। आयोग को अभी एग्जाम सेंटर नहीं मिल रहे हैं कि वो एक साथ इतने सारे बच्चों का एग्जाम एक टाइम पे, समय पे करा सके। ठीक है, तो अब सुनने में ये आ रहा है कि आयोग इसके लिए एक बैकअप प्लान अपना बना के चल रहा है 26 और 27 अक्टूबर को एग्जाम कराने का। ठीक है, अभी तक जो एग्जाम कंडक्ट होना था वो 27 अक्टूबर को कंडक्ट होना था। अब आयोग ये बात कर रहा है कि अगर एग्जाम सेंटर नहीं मिलते हैं तो ये एग्जामिनेशन भी 2 दिन कंडक्ट कराए जाएंगे 26 और 27 अक्टूबर को। यानी कि अगर ऐसा होता है तो इस एग्जामिनेशन में भी आपको नॉर्मलाइजेशन फेस करना पड़ेगा। इस एग्जाम में भी आपको नॉर्मलाइजेशन फेस करना पड़ सकता है। ठीक, क्योंकि फिलहाल अभी एग्जाम सेंटर के लिए वो बात तो कर रहे हैं इंजीनियरिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से भी, लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो फिर ये मान के चलेगा कि आपका यूपीपीएससी का एग्जाम जो 27 अक्टूबर को कंडक्ट होना था वो 26-27 2 दिन कंडक्ट कराया जाएगा। अब ये इससे बड़ा पेपर मेरे ख्याल से स्टेट में नहीं होता है, और अब वो पेपर भी अगर 2 दिन कंडक्ट हो रहा है उसमें भी नॉर्मलाइजेशन जैसा आ रहा है। देखिए, नॉर्मलाइजेशन सही है, गलत इसका नहीं है, लेकिन ये किस बेसिस पे अप और डाउन मार्क्स को करता है ये आज तक किसी को समझ में आया नहीं है। ठीक है, लाख इसका फॉर्मूला है, लेकिन किस बेसिस पे डिसाइड होता है कि पेपर टफ है, किस बेसिस पे नंबर अप एंड डाउन होते हैं। और इस एग्जामिनेशन में, खासकर पीसीएस के एग्जामिनेशन में, एक नंबर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक नंबर से अप और डाउन से लोग मेरिट से बाहर और मेरिट में इन हो सकते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बड़ा बदलाव होगा अगर ऐसा कंडक्ट होता है, पर सोचना ये है कि इतने बड़े स्टेट में, इतनी जनसंख्या वाले राज्य में हमारे गवर्नमेंट के पास अभी ढंग के ऐसे स्कूल्स नहीं है जिनको वो सेंटर बना सकते हैं जहां वो सेफली एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं। सरकारी स्कूल की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट यूपी पावर कॉर्पोरेशन से आ रही है। यूपी पावर कॉर्पोरेशन यानी यूपी पीसीएल के एग्जामिनेशन को लेकर। देखिए, यूपी पीसीएल ने रिसेंटली अनाउंस किया था कि उनका जो एग्जामिनेशन होगा वो कंडक्ट नहीं कराएंगे। यूपी पीसीएल ने ये कहा था ना कि अब वो अपना एग्जामिनेशन जेई और एई का नहीं कंडक्ट कराएंगे। उन्होंने कहा कि जो जेई का एग्जामिनेशन है वो यूपी SSC कंडक्ट कराएगा। कौन सा? यूपी SSC जेई का एग्जाम कंडक्ट कराएगा। और जो आने वाली जेई और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की भर्ती है उसमें इसी की वजह से इलेक्ट्रिकल की भर्ती अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। ठीक है, अक्टूबर-नवंबर में ये आपका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, और उसमें इलेक्ट्रिकल की सीट इसी की वजह से ज्यादा देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि यूपी पीसीएल के भी सीट उसमें ऐड होने वाले थे। लेकिन अब यूपी पीसीएल की तरफ से एक अनाउंसमेंट ये भी थी कि जो एई का एग्जाम है वो यूपी पीएससी कराएगा। जैसे यूपी पीएससी जो होता है उसका एई का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है ना, वो अलग बात है। अभी 3-4 साल से यूपी पीएससी ने एक भी एई का एग्जाम कंडक्ट ही नहीं कराया है, लेकिन एग्जाम एई का जो कंडक्ट होता है उसमें यूपी पीसीएल के असिस्टेंट इंजीनियर के भी वो ऐड हो जाएंगे। लेकिन अब एक नई नोटिस आ रही है जो आपको पहले से अपडेट करने के लिए आ रही है कि यूपी पीसीएल ये कह रहा है कि अब जो एई का एग्जाम होगा उसके लिए गेट क्वालिफाइड होना अनिवार्य होगा। मतलब जो गेट क्वालिफाइड करेगा वही एई के लिए सेलेक्ट होगा। ठीक है, ये नया नोटिस यूपी पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से जारी किया गया है। यानी अब आपको यूपी पीसीएल में एई बनने के लिए गेट क्वालिफाई होना है, जो गेट अभी
कंडक्ट होने वाला है, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म अभी भरा रहा है। गेट का एप्लीकेशन फॉर्म भरा रहा है ना, शायद 25 सितंबर लास्ट डेट है, 25 की 26 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। तो ये फॉर्म भरना अनिवार्य है अगर आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से या सिविल डिपार्टमेंट से हैं और आप पावर कॉर्पोरेशन में काम करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, या इस फॉर्म की इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको गेट का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा इस बार का। तो आप गेट का एप्लीकेशन फॉर्म भी जरूर भर लीजिएगा, अदरवाइज जो नोटिफिकेशन आएगी उसमें गेट स्कोर मांगेगा और आपका गेट स्कोर नहीं होगा तो फिर आपको मौका नहीं दिया जाएगा। हालांकि इसका विरोध होना भी शुरू हो गया है, ठीक है, इसका विरोध होना भी शुरू हो गया है। और बात सही भी, अगर जेई का एग्जाम आप यूपी SSSC को दे दिए हैं तो ए का एग्जाम यूपी PSC को ही देना चाहिए था। ये गेट का नया वो ले आने से बहुत नुकसान ये भी है कि देखिए गेट की बात नहीं है, बात यह है कि अदर स्टेट्स के बच्चों का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो जाएगा इस भर्ती में कंपेयर टू यूपी के खुद के बच्चों का, तो फिर यूपी के बच्चों का ही नुकसान होगा। तो बहुत सारे इश्यूज हैं इसको लेके, अभी इस पर बवाल भी चल रहा है, लेकिन आप लोग गेट का फॉर्म जरूर भर लीजिएगा, क्योंकि देखिए हटता है नहीं हटता है वो अलग बात है, अगर नहीं हटता है तो दिक्कत हो जाएगी इस फॉर्म के लिए। तो गेट का फॉर्म भी जरूर भर लीजिएगा अगर आप पावर कॉर्पोरेशन में असिस्टेंट इंजीनियर पद पर काम करना चाहते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली है यूपी SSSC लेखपाल को लेके। देखिए अभी 2 दिन पहले जो मैंने वीडियो बोला था उसमें मैंने बोला था कि वेटिंग लिस्ट के आने के चांसेस एकदम कम है, एकदम है ही नहीं, और वो बात देखिए सही भी होती नजर आ रही है। देखिए पहले आपको पता होगा कि लेखपाल में ये कहा जा रहा था कि लगभग 4700 पद हैं जो आपका जारी किया गया था पीडीएफ, उसमें ये बताया गया था 4700 पद हैं, लेकिन अब बात हो रही है कि 7000 पदों पर आपकी लेखपाल की भर्ती अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आ रही है, ठीक है, यानी अगले महीने आपको ये भर्ती देखने को मिलेगी। अब यूपी SSSC अगर ये कर देता है तो बड़ी चमत्कार की बात है, इतनी स्पीड में। कहा तो यही गया है, लेकिन देखिए यूपी SSSC जब तक नोटिफिकेशन निकाल ना दे, हालांकि जो नोटिस पेपर में छपा है उस हिसाब से आपका फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आपको 7000 पदों पर लेखपाल की भर्ती देखने को मिलेगी, यानी कि जो वैकेंट पद रह गए थे 1900 के आसपास प्रीवियस भर्ती के, वो भी इसमें ऐड कर लिए जाएंगे, वो भी इसमें ऐड किए जाएंगे। यानी इससे ये हो गया कि जो आपकी वेटिंग लिस्ट है वो नहीं आने वाली है अब, ठीक है, वेटिंग लिस्ट नहीं आने वाली है। अगले महीने हो सकता है जो सीट वैकेंट थी और जो अध्याचन उनको मिला था आयोग को, उसको ऐड करके वो भर्ती निकाल देंगे, ठीक है। और इस बार जो पेट की कट ऑफ जाएगी लेखपाल की, ये ध्यान दीजिएगा, इस बार पेट की जो कट ऑफ जाएगी, ये मान के चलिए इस बार ये लगभग 3.5 लाख से 4 लाख बच्चों को बुलाएंगे, ठीक है। पिछली बार इन्होंने कम बच्चों को बुलाया था, लेकिन इस बार ये 3.5 लाख से 4 लाख बच्चे को बुलाएंगे। तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में हैं, पेट कट ऑफ में, अगर आप यूआर से हैं, ओबीसी से हैं और ईडब्ल्यूएस से हैं, तो आप और 25 नंबर आप पाए हुए हैं पेट में, तो आप ये फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। 25 से कम वाले भी इस एप्लीकेशन फॉर्म को जरूर भर देंगे मेंस के एग्जामिनेशन के लिए। और एससी एसटी और फीमेल कैटेगरी में जो 20 नंबर पाया है वो भी फॉर्म भर देगा, बिल्कुल ये फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। देखिए पिछली बार जूनियर असिस्टेंट में मैंने कहा था आपका 1 मार्क्स भी है तो आप फॉर्म जरूर भर दीजिएगा, लेकिन बहुत से बच्चे बड़े बड़े लोगों की बात सुने और उसके बाद उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा। नतीजा क्या हुआ, पेट का कट ऑफ इतना डाउन गया और उन्होंने फॉर्म नहीं भरा था, क्योंकि बड़े बड़े चैनलों ने बताया कि इतना कम कट ऑफ नहीं जाएगा, इतना हाई कट ऑफ जाएगा, जिसकी वजह से फॉर्म छूट गया था। तो ऐसे ही लेखपाल में मत कीजिएगा, लेखपाल में फॉर्म भर दीजिएगा। 25 रुपए का फॉर्म होता है, कोई बड़ा इशू नहीं है और मौका मिल जाएगा। अगर आपके पास 25, 24 या 23 मार्क्स भी हैं सब कैटेगरी में, तो आप जरूर एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट है आपकी मुख्य सेविका को लेके। तो देखिए मुख्य सेविका एक भर्ती है जो पिछले कई सालों से अटकी पड़ी है, ठीक है, बोलूंगा लगभग कोर्ट में तो साल भर हो गया इसको अटके हुए। और उसका रीजन क्या है, देखिए इसमें क्या हुआ है कि एक स्टे लगाया गया है कोर्ट की तरफ से। कितने बच्चों के कहने पे, 100 बच्चों के कहने पे स्टे लगा दिया गया। कितने बच्चों के लिए, 30,000 से ऊपर बच्चों के खिलाफ। अब सोचिए 100 बच्चों की कोर्ट ने सुन ली और 30,000 बच्चों की कोर्ट ने नहीं सुनी और स्टे लगा दिया इस भर्ती पे। वो भी ये नहीं है कि परमानेंट स्टे लगा हुआ है, इसमें क्या है अंतरिम स्टे लगा हुआ है। तो अंतरिम स्टे का मतलब ये नहीं था कि डीवी का रिजल्ट नहीं निकाला जा सकता था, डीवी का रिजल्ट निकाला जा सकता था, ठीक। अगर आयोग चाहता तो डीवी का रिजल्ट निकाल देता, क्योंकि ये कोई परमानेंट रोक तो लगी नहीं थी।
उन्होंने कहा था कि बस भर्ती फाइनल नहीं होनी चाहिए, तो रिजल्ट पे उन्होंने जो रोक लगाई थी वो तो फाइनल रिजल्ट पे होता ना, आपका फाइनल रिजल्ट में होता तो डीवी का रिजल्ट निकाला जा सकता था, पर बहुत सारी लापरवाहियां देखने को यहाँ पे मिली। उसके बाद ऐसा भी नहीं था कि जो कोर्ट में केस लड़ रही थी गवर्नमेंट, उन्होंने एक बड़ा सा एप्लीकेशन लिख दिया हो और ये कह दिया कि भाई सर देखिए कि 100 बच्चों के कहने पे रोक लगा दी गई थी, तो 30,000 बच्चों के भविष्य का सवाल है, तो फिर हमें डीवी का रिजल्ट तो निकालने दीजिए। इतना रिक्वेस्ट भी कर सकती थी कि अंतरिम आपका लगा हुआ है स्टे, तो सर हम डीवी का रिजल्ट तो निकाल ही सकते हैं, डीवी कंडक्ट करा सकते हैं, जो फाइनल रिजल्ट आएगा तो वो कोर्ट के अधीन आएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, एक भी चीज ऐसी हुई नहीं, ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई ज्यादा एफर्ट किया गया, गवर्नमेंट क्या मतलब आयोग की तरफ से ना जब कोई ज्यादा एफर्ट किया गया, और ना ही केस को लाया गया दोबारा हियरिंग के लिए, ना लिस्टिंग तो कई बार हुई, लेकिन केस कभी हियरिंग में आया ही नहीं, कभी बहस इस पर हुई नहीं उसके बाद से। और नतीजा क्या है, अब तक बच्चे झेल रहे हैं, ठीक है। देखिए एक सिंपल सी बात को समझिएगा कि ये जो भर्ती थी आपकी, जो 30,000 वाले बच्चों की भर्ती है, वो आपकी वो आपकी रिक्रूटमेंट भर्ती है, ठीक है। और जो 100 लोग हैं ये संविदा वाले, वो इस पर ये है कि हमारी सीट भी इसमें ऐड है, जबकि ये सीधी सादी बात है कि कोई भी रिक्रूटमेंट जो डायरेक्ट होती है उसमें बिना एग्जाम दिए आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये रूल है भैया, बिना एग्जाम दिए सिलेक्शन नहीं होगा। ये हो सकता है कि चूंकि आपने संविदा पे काम किया है तो आपको कुछ एज रिलैक्सेशन दे दें या मार्क्स रिलैक्सेशन दे दें, पर बिना एग्जाम दिए आपको डायरेक्ट इसमें ऐड नहीं किया जाएगा। आज तक यूपी के इतिहास में किसी उस फैसले में ऐसा हुआ नहीं है। शिक्षा मित्र वाले में आप देख सकते हैं कि एग्जाम आपको देना ही पड़ा है। अब यहाँ एग्जाम कंडक्ट हो गया, उसके बाद ये जाते अपना स्टे लगा लेते, एग्जाम भी नहीं दिए हैं, अब इनकी डिमांड भी ऐसी है, ठीक। अब नतीजा क्या हुआ कि थोड़ी सी लापरवाही हुई हमारे किसकी तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से जो लापरवाही हुई, जिसके वजह से ये 30,000 बच्चे जूझ रहे हैं इस समय इस भर्ती को लेके। अब यार तो एक सिंपल सी बात है कि कोर्ट में देखिए अभी आपका केस पास ओवर हो रहा है, आपका केस लगा हुआ है कोर्ट नंबर 5 में, और कोर्ट नंबर 5 में जो जज हैं वो बैठ ही नहीं रहे हैं अभी, क्योंकि उनका हुआ है ऑपरेशन। उनकी वो लौटेंगे 22 तारीख को, 22 सितंबर को वो लौटने वाले हैं। तो 22 सितंबर से पहले आपका जो केस एक हियरिंग डेट लगेगी, वो हियरिंग डेट किसी दूसरे कोर्ट में लगेगी, सीधी सादी बात है। और दूसरा कोर्ट अगर पहले अपनी केस को प्रेफरेंस देगा, आपके केस को नहीं, ठीक। और उसके बाद जब 22 सितंबर के बाद मान लीजिए दूसरी हियरिंग हो सकती है आपकी पड़े, तो उसमें कोशिश ये करनी है कि अगर ये स्टे अंतरिम वाला हटा नहीं पाते हैं तो कम से कम ये बात कह दें कि जो एप्लीकेशन आपका है, मतलब कि सीधी सादी बात ये कह दें कि उन्हें डीवी रिजल्ट और डीवी कंडक्ट कराने की अनुमति दे दी जाए। बाकी जो फाइनल फैसला होगा उस पर हम कर लेंगे। ये तो इतना कर ही सकता है वकील, अगर आगे मौका मिलता है। मान लीजिए 22 को चांसेस कम है कि आपके केस की आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरे कोर्ट में आपने देखा ही, पिछली बार दूसरे कोर्ट में लगा तो उस कोर्ट में जो भी केस आपके कोर्ट के ट्रांसफर हुए थे, सिंगल केस भी नहीं सुने गए। तब ये डिपेंड करेगा कैसे कोर्ट में आपका केस लगा हुआ है। लेकिन अगर आपका उसके बाद जब 22 सितंबर के बाद मौका मिलता है, क्योंकि 29-28 सितंबर के पास एक बार और हियरिंग डेट होगा, अगर पास ओवर हुआ तो पास ओवर हुआ तो एक बार और हियरिंग डेट होगा, तो उस हियरिंग डेट में स्टे को लेके बात करेंगे। तो देखिए पहले सुनवाई में स्टे नहीं हटने वाला है, लेकिन वकील इतना तो कर ही सकते हैं कि ये मान ले कि सर ये तो अंतरिम रोक है, तो हम डीवी का रिजल्ट निकाल के डीवी कंडक्ट करा सकते हैं, बाकी फाइनल फैसला जो भी होगा उस पर हम फॉलो करेंगे। तो ये कर सकते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि देखिए डीवी कंडक्ट करा लेने के बाद भी आपका जो सीट है उस पर अगर देखिए प्रोसेस तो जो है वो है ही, क्योंकि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आप ऐसे डायरेक्ट चाहे आप संविदा किए हो चाहे ना किए हो, डायरेक्ट नहीं मिलेगी आपको नौकरी, तो वहां तो चांसेस वैसे ही कम है। लेकिन फिर भी अगर कोर्ट फैसला देता है तो उस समय फाइनल में उतनी सीट अलग कर ली जाएगी। लेकिन फिलहाल तो डीवी कंडक्ट कराना है ना, तो जो भी हियरिंग आती है अगर उसमें स्टे नहीं हट पाता है तो भी वकील को ये कम से कम कोशिश करनी होगी कि आपका डीवी कंडक्ट जरूर करवा लिया जाए, ठीक है। बाकी आपका फैसला 1-2 जजमेंट बाद भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी देखिए आपको क्या लगता है, ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ITI इंस्ट्रक्टर वाले अपना वोट जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।